एक और जरूरी सवाल जब हमने जनता से पूछा कि आखिर जातीय आधार पर कौन किसके साथ है, क्योंकि बिहार में चुनाव हो और जाति समीकरणों की बात ना हो, ऐसा तो हो नहीं सकता। तो जातीय आधार पर कौन किसके साथ है, इसका भी हमने एक तरह से सर्वे किया, उसमें जनता ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको एक बार दिखा देते हैं। अगर हम बात करें ईबीसी वर्ग की तो 57% एनडीए के साथ नजर आया, 25% महागठबंधन के साथ, 8% जनसुराज के साथ और 10% अन्य के साथ जाने के लिए तैयार है। अगर अगड़ा की बात करें तो ये 52% एनडीए के साथ, 16% महागठबंधन के साथ, 26% जनसुराज के साथ और 6% अन्य के साथ जाने के लिए तैयार है। अगर महादलित की बात करते हैं तो 40% एनडीए के साथ, 37% महागठबंधन के साथ, 16% जनसुराज के साथ और 7% अन्य के साथ। गैर यादव ओबीसी की बात करें तो 60% एनडीए के साथ खड़ा हुआ नजर आ रहा है, वहीं 17% महागठबंधन के साथ, 14% जनसुराज के साथ और 9% अन्य के साथ जाने को तैयार है। अगर पासवान की बात करें तो 64% एनडीए के खेमे में खड़े हुए नजर आ रहे हैं, 22% महागठबंधन के साथ, 9% जनसुराज के साथ और 5% अन्य के खाते में जाने को तैयार है। अगर यादव वोट बैंक की बात करें तो 12% एनडीए के खेमे में ट्रांसफर होंगे, लेकिन 76% यानी सबसे बड़ा जो इसका हिस्सा है वो महागठबंधन के पास जाएगा। अगर जनसुराज की बात करें तो इनके खेमे में भी लगभग 10% जा सकते हैं, जो लगभग एनडीए के बिल्कुल बराबर ही है, और 2% अन्य के खाते में जाएंगे। अगर मुस्लिम वोट बैंक की बात करें तो केवल 7% एनडीए के खेमे में ट्रांसफर होगा और लगभग 74% महागठबंधन के खाते में, 12% जनसुराज के खाते में और 7% अन्य के खाते में ट्रांसफर होने को तैयार है। अगर इन आंकड़ों को हम ध्यान से देखें तो अनुज जी मेरे साथ यहां पर लगातार जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आपको क्या लगता है कि जाति समीकरणों के हिसाब से भी आपका गठबंधन कितना मजबूत है, और क्या इन समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ही तमाम उन प्रत्याशियों पर दांव लगाया जाएगा जो आपको चुनाव जिता पाए? देखिए, हम जाति समीकरण में विश्वास नहीं रखते हैं, हम जनता के मुद्दों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। और हमारे नेता बार बार कह रहे हैं कि हम A to Z की पार्टी है। विपक्ष के जो लोग हैं वो साजिश के तहत बार बार कहते हैं कि माई समीकरण हमारा में मुख्य समीकरण, ऐसी बात नहीं है। आज आपने जो सर्वे किया जिसमें एक नंबर पे सर्वे में दिखाया जा रहा है, उसमें सभी जाति धर्म के लोग हैं, क्योंकि हमारा एजेंडा है नई दृष्टिकोण है जो युवा को नौकरी की बात करता है। वो सभी युवा हैं, किसी भी धर्म जाति के युवा होंगे उनको नौकरी मिलेगी। यदि महंगाई पे हम बात करते हैं तो महंगाई से राहत सभी को मिलेगी। यदि हमारी माई बहन मान योजना है तो कोई भी महिलाएं तो उनको मिलेगा, क्योंकि महंगाई से त्रस्त महिलाएं जो किचन नहीं चला पा रही हैं, अपने बच्चों को पढ़ाई में छोटे छोटे जरूरत की चीजें नहीं पूरा कर पा रही, तो उन सबको लेकर के हमारे तमाम धर्म के लोग जो हैं और जाति के लोग हैं सब हमारे साथ हैं। A to Z की पार्टी है आरजेडी है। आरजेडी कभी नहीं कहती कि हम जाति विशेष पे केंद्रित हैं। ये अलग बात है कि जब आप समीक्षा करते हैं तो आप अधिक लोगों का झुकाव देकर आप उसमें वर्गीकरण करने की कोशिश करते हैं कि इस जाति का इतना परसेंट इनके साथ है। तो हमारे लिए मुद्दा महत्वपूर्ण है और बार बार हम मुद्दे की ही बात कर रहे हैं। ठीक है। आपने पहले भी देखा कि 17 महीने की सरकार में हमने रोजगार दिया, उसमें सभी जाति धर्म के लोग थे, ऐसी बात नहीं है। और अगर महिलाओं की विकास की बात करिएगा, सम्मान की बात करिएगा, तो हम 2500 रुपया पर महीना हम देने की बात करते हैं, तो साल के लगभग जो कि 30,000 रुपए हो जाते हैं। अभी 10,000 रुपया देकर कह रहे हैं कि उद्योग शुरू करेंगे, जबकि वो भी कर्ज है। इससे पहले भी जीविका दीदी लोगों पे कर्ज है, क्या कर्ज माफ नहीं किया जा सकता है? तो उसको इंटरेस्ट उनको चुकाना पड़ रहा है और फिर जो कि 10,000 रुपया का कर्ज दे रहे हैं। तो कुल मिला के महिलाएं भी समझती हैं कि क्या सही योजना है और क्या गलत योजना है, क्या चुनावी घोषणाएं हैं और क्या है जो कि चुनावी घोषणाओं में है जो कि पब्लिक को बेवकूफ बनाया जाता है। हमारे लोग समझते हैं, हमारे वोटर समझते हैं। तो इस बार देखा नहीं कि एसआईआर के मुद्दा पे भी हमारे लोग कैसे जन आंदोलन तैयार कर दिया। हम वोट अधिकार यात्रा निकाले थे, लेकिन लोग जुड़ते गए और एक जन आंदोलन का रूप ले लिया। तो बिहार में तो बिल्कुल लोग एकदम एक नारा के साथ हैं, वोट चोर गद्दी छोड़, और बिहार परिवर्तन की तरफ देख रहा है और युवा है ये हमें उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। ठीक है धीरज जी, आपको क्या लगता है जाति समीकरणों के हिसाब से क्या वो तमाम प्रत्याशी आपके पास हैं? देखिए, जब कोई योजना बनाई जाएगी उसका लाभ तो पूरे जो बिहार की जनता उसको मिलेगा, लेकिन जाति समीकरणों के हिसाब से क्या आपके पास एक बड़ा रोड मैप है कि उन प्रत्याशियों पर ही दांव लगाया जाएगा जो अपने क्षेत्र में जीत को सुनिश्चित कर पाए? देखिए, हमारा बहुत ही स्पष्ट कहना है कि हम सबके साथ का विकास के विश्वास की बात, हम जाति पाति करते हैं। राष्ट्रीय जनता प्रसाद यादव जी हम जब शुरू में आए थे तो सामाजिक रूप से नेता थे। आपकी आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, डॉक्टर विभय कुमार भी यहां पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं।
विभय जी, आपको क्या लगता है कि क्या वास्तव में इस बार बिहार में जो चुनाव होगा वो मुद्दों के आधार पर होगा या जाति समीकरणों का भी ध्यान रखना ही पड़ेगा, क्योंकि ये बिहार के चुनाव की एक राजनीतिक मजबूरी भी है? देखिए आलोक भाई, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो महागठबंधन वाले यहाँ बैठे, यहाँ इतनी बड़ी बड़ी ये बात कर रहे थे, मैं सुन रहा था। 1990 से लेके 2005 तक जो लगातार ये लोग जो जातिवाद, जो कास्टिज्म जिन लोगों को फैलाया, जिसकी मार बिहार जो है दंश की मार अभी तक झेल रहा है। तो जातिवाद, हम लोग दिल्ली विश्वविद्यालय में पढ़े, दिल्ली में रहे, यहाँ पर किसी से कोई मिलता है तो जहन में आता है कि ये किस राज्य के हैं या आप कहाँ के रहने वाले हैं। बिहार आप कुछ दिन रहिए, अगर 2-4 महीने अगर आप रहेंगे, आपको आभास हो जाएगा, बैठते ही आपके जहन में आएगा, आपके भी होने लग जाएगा कि मैं जो अब जाता हूं या अब तो मैं रहने ही लगा हूं, तो मैं देखता हूं कि मेरे भी दिमाग में आता है कि ये किस जात के लोग बैठे हैं मेरे बगल में। तो वहां पूरा का पूरा जातिवाद और कास्टिज्म में पूरा झकझोर कर रख दिया है कांग्रेस और जो आरजेडी के लोग। कांग्रेस भी उतनी ही जो है बराबर की हकदार है, लेकिन जो एनडीए है, जो हमारी पार्टी एलजेपी-आर, हमारे नेता चिराग पासवान जी का स्पष्ट रूप से कहना है कि आजादी के बाद जिस तरीके से बिहार के लोग तो इतने अच्छे कर रहे हैं, लेकिन बिहार जिस तरीके से पीछे चला गया, जातिवाद में जो है धकेल दिया, कास्टिज्म में धकेल दिया, इस राज्य को किसकी जो है नजर लग गई। यहाँ पर क्या है कि यहाँ विकास की बात चाहिए, यहाँ पर डेवलपमेंट चाहिए। अब देखिए ना, 14 करोड़ की आबादी है, 8 करोड़ भी लोग नहीं है, कहाँ चले गए लोग भागने लग गए यहाँ। तो यहाँ कास्टिज्म, लेकिन उस कास्टिज्म में याद देखिए, अब यादव जी हो चाहे एमवाई समीकरण के आपके इनके मुस्लिम हो, इन लोगों ने अपने घर का विकास किया। यादव आप बता दीजिए कौन से यादव परिवार का विकास हुआ है इनके अलावा, लालू जी परिवार के अलावा, मुस्लिम नेता जो इनके हैं उनके परिवार के अलावा बता दीजिए। लेकिन आप एनडीए में देखेंगे तो यहाँ भाजपा में आप देखिए, मोहन यादव जी वहां मध्य प्रदेश में है, ये कि वहां सीएम है, यहाँ नंद किशोर यादव जी हैं, इसमें बहुत सारे जो मुस्लिम लीडर हैं, शाहनवाज हुसैन साहब हैं। हमारे एलजेपी में भी जो है हर जात हर धर्म को लेके हम लोग चलते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन लोगों को विकास से मतलब नहीं है, इस राज्य को इन लोगों ने पूरा कास्टिज्म में धकेल दिया है, और कास्ट के ही थ्रू ये लोग राजनीति अभी भी करना चाहते हैं। इस तरीके से जो है इस बार इनकी मतलब कास्ट के आधार पर चुनाव निश्चित तौर पर होने वाला है। मेरे साथ नदीम अंसारी जी में। नदीम जी, आपको क्या लगता है कि क्या बिहार में कास्टिज्म का जो फैक्टर है वो इस बार भी काम करेगा? क्योंकि बड़ा आरोप आपकी पार्टी के ऊपर भी उन्होंने लगाया कि भाई जाति को आपने चुनावों के साथ ऐसा जोड़ दिया कि इसको अलग नहीं किया जा सकता है। देखिए, अभी हमारे एलजेपी के साथी बता रहे थे कि हमने जातिवाद को प्रोत्साहन कर दिया, हमने जातिवाद को आगे किया। ये बताएं कि इनकी जो पार्टी है इसमें परिवारवाद कैसा है? तो दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा देना बहुत आसान होता है। अब ये बताइए कि जो सरकार पिछले 20 सालों से गवर्नमेंट चला रही है, आज जब चुनाव के दहलीज पे बिहार खड़ा है, तब ये जनता को लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। अगर ये सरकार 20 सालों में काम की होती तो पहली बात तो ये कि ये सरकार 2000 के पहले यानी 2005 के पहले की बात ये नहीं करते। अभी इनको ये बताना चाहिए था कि 20 सालों में हमने क्या क्या डिलीवर किया। तो इन्होंने डिलीवर के नाम पे क्या किया? युवाओं को लाठी दी, पेपर लीक कराया, महिलाओं पर अत्याचार किया, यहाँ गुंडा राज फैलाया, और उसके बाद ये बात करते हैं कि हम सुशासन की सरकार लाते हैं। अब इनका जो पूरा का पूरा एजेंडा था वो फेल हो गया है, इसलिए ये चुनावी मौके पर 10,000 महिलाओं को देने की बात करते हैं। इन्होंने शराबबंदी की बात, शराबबंदी कितना बिहार में बंद है ये हमारे आप या किसी भी पैनल के भाइयों से छुपा हुआ नहीं है। तो ये एनडीए की सरकार, ये गुंडा राज की सरकार है, ये पूरी तरीके से हर मामले में विफल है। और विफलता का ये एक राज है जो अभी हम लोगों ने खोला है कि ये वोट चोरी से सरकार बनाते हैं। तो ये हमेशा ये सोचते थे कि हमको जो चाहिए, जैसा डिक्टेटरशिप चाहिए हम वैसे डिक्टेट कर देंगे, चुनाव आएगा वोट चोरी कर लेंगे और वोट चोरी के बाद हम सरकार बना लेंगे। लेकिन अब इस बार जो 2025 का चुनाव होने जा रहा है, इसमें इनको वोट चोरी का सहारा ये नहीं ले सकते हैं, क्योंकि वोट चोरी का मुद्दा हमने जनता के बीच में लाके रख दिया है। इसी की देन है कि ये अभी चुनाव के इवनिंग में आकर के इस बात की घोषणा करते हैं कि हम 10,000 देंगे, ये करेंगे। मैं बार बार कह रहा हूं कि जो सरकार पिछले 20 साल चला रहे हैं उनको आज व्हाइट पेपर लाने की जरूरत थी, उनको अपने कामों को गिनाने की जरूरत थी। तो कामों को गिनाने के बजाय वो वादे कर रहे हैं। वादा अगर हम करें तो ये कुछ हद तक सही है। मतलब कामों के आधार पर भी इस बार मतदान होगा और जाति की बात तो होगी लेकिन कामों पर ज्यादा बात होगी। मनोज जी, जिस तरह से अगर हम इस सर्वे को ध्यान से देखें तो हर एक जाति वर्ग का अच्छा खासा सपोर्ट आपकी पार्टी की तरफ ट्रांसफर हो रहा है, आप इससे कितने आश्वस्त हैं?
जी, ये बिल्कुल सत्य बात है। जो महागठबंधन वाले हैं चाहे एनडीए वाले जो बोल रहे हैं, एक तो जाति की राजनीति करते हैं और दूसरा धर्म की राजनीति करते हैं। जो आपके डेटा में भी दिख रहा है कि कौन जातियां किसके साथ सटी हुई है, कौन सा धर्म किसके साथ सटा हुआ है। जन सुराज ऐसा पार्टी है जो बिहार में आया है, इन चीजों को तोड़ने का प्रयास कर रहा है। जब ये तोड़ने का प्रयास कर रहा है, जब इनको लग रहा है कि जातीय समीकरण या धर्म के नाम पर इस राजनीति को साधा नहीं जा सकता है, तब ये इनकार कर रहे हैं कि भाई हम तो जाति से कोई मतलब नहीं रखते। ये जातीय उन्माद इन लोगों ने फैलाया, धर्म उन्माद इन लोगों ने फैलाया। अगर इन लोगों ने अब तक 15 साल आरजेडी की सरकार थी, उसके साथ 20 साल एनडीए की सरकार है, इन लोगों ने अगर मुद्दों पर काम किया होता तो बिहार की स्थिति आज ऐसा नहीं होती। ठीक है। दूसरी बात आपको ये बता दें कि एनडीए वाले जो बार बार कहते हैं, दो ही मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ते हैं, दो ही मुद्दों पर उनका डिस्कशन होता है। नदीम जी, आ रहा हूं पहला आपका है सुन के थोड़ी कि देर। जंगल राज आ जाएगा, और दूसरा मुद्दा इनका है सड़क और बिजली। सड़क बिजली 2005, 2010, 15 तक उन्होंने खत्म कर दिया था। उसके बाद उसी के नाम पर ये चुनाव लड़ते आए कि भैया जंगल राज आ जाएगा, हमने सड़क बिजली की। क्या पलायन रुका? 1990 में भी बिहार पिछड़ा का पिछड़ा था, और 2025 है, सरकारें नदीम जी आपके पास आ रहा हूं, रुकिए थोड़ी देर। बदलती रही, 2025 का 25 पिछड़ा का पिछड़ा रास्ता है, तो इनको कहने से कुछ नहीं है। इसलिए जनता ने इसको प्रयास कर रही है। ठीक है विपिन जी, जिस तरह से जाति पर अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, और इस सर्वे में भी ये साफ हुआ है कि जाति को चुनाव से अलग नहीं किया जा सकता है। आपको क्या लगता है कि इस बार किस गठबंधन को ज्यादा फायदा या किसको ज्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए, एक बुनियादी जो जनाधार है जो पार्टियों का जातिगत आधार पे, वो आरजेडी हो, वो जेडीयू हो, या वो फिर बीजेपी हो और चिराग पासवान की पार्टी हो, तो सबसे बड़ी बात यह है कि आपने बिहार की पॉलिटिक्स में देखा होगा कि हमेशा 3 केंद्र रहे सत्ता के। एक बीजेपी रही, एक लालू यादव रहा और एक नीतीश कुमार रहा। और नीतीश कुमार, हालांकि नीतीश कुमार का जनाधार 10% के आसपास होगा, 5-6% उनके जाति के वोट हैं, और बाकी उनकी ऑनेस्ट एक ईमानदार छवि, और जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के आरक्षण को लेकर, वो अकेले सामाजिक न्याय के अकेले ऐसे नेता थे वो जिन्होंने उस वक्त विमेंस रिजर्वेशन को सपोर्ट किया। तो नीतीश कुमार का वो करीब 10% जो वोट नीतीश कुमार के साथ है, वो 10% जब भी वो बीजेपी गठबंधन के साथ गया तो उनकी सरकार बन गई, और जब वो लालू गठबंधन के साथ गया तो लालू की सरकार बन गई। तो वो 20 साल तक इस बैलेंस पर सत्ता चलाते रहे। ये संतुलन उन्होंने बना के रखा कि कब जो है लालू की पार्टी के साथ जाना है, कब बीजेपी के साथ जाना है। तो ये उनका बुनियादी सवाल था। लेकिन ये ज़रूर है कि 20 साल के एंटी इनकम्बेंसी, क्योंकि शुरू में लोगों ने एक रिलीफ महसूस किया लालू यादव के जाने से, कि उसके बाद जो है कुछ घटनाएं कम हो गई, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो गया, महिलाओं को जो है कुछ सुविधाएं जो है नीतीश ने, शुरू से नीतीश का फोकस रहा महिलाओं पे, उनको सिलाई मशीन बांटना, उनको और कई तरह की सुविधाएं देना। उस तरह एक मुफ्त कोई पैसा तो नीतीश ने नहीं दिया, लेकिन महिला वोट बैंक पर उनकी हमेशा नजर रही, और महिलाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी हमेशा। तो नीतीश ने कोशिश की अति पिछड़ा को अलग करने की, पिछड़े से महादलित को अलग करने की। तो उन्होंने एक नए वोट बैंक क्रिएट करने की, ताकि जाति का मौजूदा जो ढांचा है उसको कुछ तोड़ सकें उसको, और एक नया गठबंधन जो है जातियों का बना सके। इसमें जो है बीजेपी का जो वोट बैंक था, प्रकाश वोट बैंक, और बीजेपी का जो पूरा जो कार्यकर्ता था, जो आरएसएस का कार्यकर्ता था, उसके समर्थन से नीतीश कुमार वहाँ एक मजबूत नेता के तौर पर अब तक बने हुए हैं। लेकिन अब ये ज़रूर है कि इस इलेक्शन के बाद अब नीतीश की वो चमक अब नहीं रही, और दूसरी बात कि बीजेपी इस स्थिति में नहीं है कि नीतीश को छोड़कर कोई नया चेहरा सामने लाए। हालांकि अभी भी उन्होंने नीतीश को यही कहा कि नीतीश के लीडरशिप में चुनाव लड़ा जा रहा है। लेकिन अभी भी बीजेपी ने ये स्पष्ट नहीं किया कि चुनाव के बाद नीतीश उनके मुख्यमंत्री होंगे। ठीक है, एक बिल्कुल। और धीरज जी, आप अपनी बात पूरी कर रहे थे, लेकिन आपकी आवाज बीच में गायब हो गई थी। आप अपनी बात को पूरा कर लीजिए। हम सबका साथ, सबके विश्वास को साथ लेकर चलने वाले लोग। अभी मैं अपने
को सुन रहा था, ये कह रहे थे कि ये धर्म की राजनीति आ जाती है। दिन पूर्व इनके हैं किशोर वो कह रहे थे आरजेडी जिन अगर मुस्लिम हम वहां प्रत्याशी, तो धर्म की राजनीति ये इनको जवाब मैं देना चाहता हूँ। प्रवक्ता राष्ट्रीय आदरणीय अनुज तरुण के विकास क्या सर को सबसे पहले राघोपुर में पुल बना है के लिया, तो उससे नेता है उनकी माता जी भी रहे। जब 2005 सरकार गई थी, जो कुल सड़कें 12,000 किलोमीटर हमने अपने बढ़ा के 28, ये मैं बता रहा हूँ का जो टोटल रहा वो 1 लाख पर रहा। आज बिहार में 6 बन रहे हैं। गंगा नदी पे सिर्फ के पास एक आज ठीक है, आपकी आवाज को हम ठीक कराते हैं क्योंकि आपकी आवाज अभी भी लगातार ब्रेक हो रही है, तो ज्यादा समझ में नहीं आ रही। मैं आपके पास वापस आता हूं। अमित जी मेरे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं सर्वे एक्सपर्ट के तौर पर। अमित जी देखिए, अब जाति समीकरणों की बात करें तो दोनों गठबंधन के पक्ष में कहीं प्लस है तो कहीं पर माइनस है। आपको यह फैक्टर कितना प्रभावी लगता है चुनाव में? अगर हम बिहार की बात करते हैं तो क्या यह निश्चित तौर पर वो फैक्टर है जो अन्य मुद्दों से भी आगे बढ़ जाएगा? जी आलोक, बिल्कुल वो मुद्दा है क्योंकि कहते हैं कि बिहार के लोगों की एक पहचान रहती है। बिहार के लोग क्या करते हैं कि कुछ भी हो जाए, जो वोट है अपना वो जाति में देना पसंद करेंगे और बेटी को जाति में देना पहले प्रायोरिटी होती है उनकी। दूसरी बात ये भी समझना पड़ेगा हमें कि ये जातिगत समीकरण है क्या। तो देखिए 20 साल से भले ही आरजेडी सत्ता में नहीं है, लेकिन उसका मुस्लिम यादव जो गठजोड़ है, समीकरण है, वो वोटों में कोई गड़बड़ी नहीं हुई। उस वोटों में नीतीश कुमार सेंध नहीं लगा पाए, 20 साल तक शासन किए फिर भी नहीं कुछ कर पाए, तो उसका वोट वो इंटैक्ट है। पासवान वोटर जो है, चिराग पासवान के पिताजी रामविलास पासवान स्वर्गीय जी थे, तो पासवानों के नेता थे। आज भी चिराग जी जिधर जाएंगे पासवानों का झुकाव उधर जाया जाता है। सबसे बड़ी इस बार देखने वाली जो है कि जो महादलित का वोट है, उस वोट में महागठबंधन कुछ सेंध लगा रहा है, और जो दलित वोट में जो सेंध लगा रहा है उसका कारण एक है कि राहुल गांधी की जो वोटर अधिकार यात्रा हुई, कांग्रेस का जो है, देखिए शुरू से कांग्रेस का पूर्ण वोटर बैंक रहा है महादलित और ओबीसी टाइप पर, लेकिन वो वोट छिटक गया था कांग्रेस से। राहुल गांधी की जो यात्रा कहीं ना कहीं उनका झुकाव राहुल के प्रति हुआ, लेकिन उनमें अभी भी कुछ लोगों में डर बना हुआ है कि कहीं ऐसा न हो कि आरजेडी की सरकार आ जाए तो हमारा शोषण हो जाए। इसीलिए एक उसका वर्ग जो है महादलित का, वो बीजेपी पर आज भी ज्यादा भरोसा करता है, एनडीए गठबंधन पे, उस पर। दूसरी बात हम देखिए, आप देखिए अगली जातियों में जो है प्रशांत किशोर बहुत बड़ा सेंध लगा रहे हैं। 26% वोट अगली जातियों का यदि प्रशांत किशोर जी के पास कंसोलिडेट होकर जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जहाँ पे भी सोशल इंजीनियरिंग का फार्मूला जो भी पार्टी सही तरीके से लगाएगी, जिसके भी प्रशांत किशोर जी माहिर खिलाड़ी है, वो अपने सीटों को कन्वर्ट करने में कामयाब होगी। देखिए यादव और मुस्लिम वोटों में प्रशांत किशोर जी बहुत ज्यादा सेंध नहीं लगा पाएंगे, क्योंकि मुस्लिम का वो वोट प्रशांत किशोर जी के पास जाएगा जो नीतीश कुमार जी के पास था। क्योंकि जब से वक्त कानून में नीतीश कुमार जी सेंट्रल में सपोर्ट किए, तो मुस्लिम लोगों में एक कंफ्यूजन था और नीतीश कुमार के प्रति जो है उनका झुकाव खत्म हो गया। तो नीतीश कुमार जी से वो वोटर जो है आरजेडी में जा नहीं सकता था, नीतीश कुमार जी के साथ नहीं रह सकता था, वो प्रशांत किशोर जी के ऊपर शिफ्ट हो रहा। ठीक, इस चुनाव में ये भी देखने वाली बात होती है आलोक जी की जो भी वोटर, देखिए 22-24% वोटर हमेशा ऐसे रहे हैं जो कि न महागठबंधन को वोट देते हैं न एनडीए को देते हैं। उन वोटरों का एक मेजर चक जो है देखेंगे अगर आप समीकरण में, तो वो प्रशांत किशोर जी को विकल्प के रूप में देख रहा है। जी आलोक।